तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। फॉरेस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। नेक्स्ट संडे आप लोगों का पेपर है और इसके साथ साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को पता चल गई होगी। बंदी रक्षक का जिनका एग्जाम है उसके फिजिकल की डेट को लेकर जो 17 अप्रैल थी ना संभवतः, हाँ, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये मान के चलिए फ्री रहने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं कह रहा कि 2023 को एटलीस्ट समय दे देना, क्योंकि ये मौके शायद ही आपको दोबारा मिल पाए जो इस वर्ष मिला है आपको एग्जाम देने का। क्योंकि ये एग्जाम वर्ष में भी मान के चल रहा हूँ, अगर सही तरीके से जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों के पेपर हो जाते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि अच्छा खासा मास इसमें सेलेक्ट होके फाइनली अपने करियर को सेटल करने में कामयाब होगा, ये मैं उम्मीद करूँगा। और हम बस यही चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से सारी भर्तियाँ संपन्न हो जाएं, फेयर तरीके से फेयर लड़के इसमें सेलेक्ट हो जाएं। बस यही एक मतलब जो होता है ना कि हमारी तैयारी के बाद हम कोई पूछेगा बस आपकी तैयारी फुल होगी अब क्या चाहते हो, तो आदमी यही तो कहेगा ना कि फेयर तरीके से सिलेक्शन हो जाए, हम भी सेलेक्ट हो जाए। तो यही एक ख्वाब रहता है, यही एक उम्मीद रहती है। तो इसी के बीच जैसे कल मतलब आपके एडमिट कार्ड मिलने लग गए होंगे, जारी हो चुके हैं, आपको पता चलने लग गया होगा कि सेंटर आप लोगों का कहाँ है। और तैयारी का भी क्या है कि अब तो होती नहीं है, वैसे भी लास्ट हफ्ता बचा है और लगातार आप ग्रुप सी लेवल के एग्जाम देते आए हुए हैं। आप कितना पढ़ लीजिए, कितना खगाल लीजिए, वही के वही चीज़ें आपको रिपीट मिलेंगी। इसीलिए मैंने भी आप लोगों से देखा होगा बीच में जो समय था, मतलब अभी 1-1.5 महीना जो पेपर पटवारी के एग्जाम या कहीं सहायक के बाद बचा था, बहुत अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसी के इर्द गिर्द पेपर रहता है, वहीं से कहीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोगों को रिवाइज ही करना है। क्योंकि हम लोगों का एक मेन जो टारगेट है, जैसे आप लोग फॉरेस्ट गार्ड का पेपर निपटा लेंगे तो उसके बाद एक बड़े एग्जाम की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए, जिसका पेपर ठीक हो जाता है तो ठीक है, बढ़िया है, अगर करना है तैयारी तो कीजिए। वरना जो ये समझते हैं कि नहीं यार हमारा ग्रुप सी के लेवल के एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वनडे में हम वनडे एग्जाम में स्कोर नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी बेहतर भविष्य भी लिखा होता है, यानी छात्रों का भविष्य बेहतर भी होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। और उसके लिए कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने आपको, क्योंकि आप लोगों ने मेन टारगेट बनाना है कि किसी भी तरीके से आरओ यारो का आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। और प्री अगर आपका निकल जाएगा तो मेंस के लिए आपका एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है। बहुत इसमें इतना टफ सिलेबस है नहीं आरओ यारो में जो मेंस का है। तो आप लोगों को एक यही टारगेट बनाना है कि 9 अप्रैल के बाद आप लोग कैसे भी जो 18 जून जो टेंटेटिव डेट दी हुई, जो प्रस्तावित तिथि दी है, भले ही अभी विज्ञप्ति नहीं आई, कई बच्चे परेशान है सर विज्ञप्ति कब आएगी, कम से कम हम ये अप्रैल मंथ है, अप्रैल 18 तक तो वेट करते ही करते हैं, क्योंकि 2 महीने तो देते ही देते हैं एग्जाम में। अगर वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा उस चीज़ का, जो आजकल जियो मतलब एक कार्मिक विभाग का निकलना है, उसी की वजह से अध्याचन रुके पड़े हैं, वो सभी विभागों से उसमें दिव्यांगजनों की जो श्रेणी है उसके रिगार्डिंग कुछ उसमें करेक्शन हो रहे हैं या उसमें कुछ काम चल रहा है। अगर वो निकल जाएगा तो आपके अध्याचन, क्योंकि बने हुए हैं, अध्याचन तो कुछ भी नहीं करना होता है, सारा का सारा अध्याचन यहाँ बना हुआ है, वहाँ प्रेषित करके वो क्रॉस चेक करके विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन का भी क्या होता है फॉर्मेट बना रहता है, तिथि वगैरह चेंज होनी है, साइन वगैरह चेंज है, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो यहाँ से अध्याचन अगर चला गया, सही अध्याचन बन के चला गया, तो वो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर विज्ञापन निकाल देंगे। ठीक है, तो कमर कस के रखिए अपनी, कमर इसलिए कस के रखनी है क्योंकि ये एक चांस बहुत बढ़िया है और ऐसे चांस बच्चों को बहुत कम मिले हैं। आप लोग हमेशा एक चीज़ नोट करना, जैसे हम लोग तैयारी कितनी भी समय से कर रहे हैं, कैसा भी तैयारी करें, अगर हमारे पास पेपर आगे होते हैं तो पढ़ने का कुछ और मजा होता है, वरना अगर पेपर ही नहीं होते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मजा नहीं। फिर तो ये होता है कि चलो चल रहे हैं, घिस रहे हैं, घिसते रहो, आगे को बढ़ते रहो, यही चलता है। लेकिन अगर अभी सामने पेपर हैं तो पेपर में बिल्कुल भी अपना ढिलाई नहीं बरतनी है। ये एक ऐसा चांस है जहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से परिणाम मिलने की संभावना है। और ये परिणाम अभी देखो, पटवारी का रिजल्ट अब आ पहुंचेगा, यानी पटवारी बहुत क्लोज होगा, रिजल्ट उसका जो हुआ है, क्योंकि एग्जाम हो चुका है 12 फरवरी को और 12 अप्रैल आने वाली है, यानी 2 हफ्ते बाद, 12 दिन बाद 12 अप्रैल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 2 हफ्ते के बाद, यानी 8-10 अप्रैल के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। कोई भरोसा नहीं कि इसी हफ्ते रिजल्ट आ जाए, नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाए, तो उसका भी एक बेहतर परिणाम आएगा, हम ये उम्मीद करेंगे। उसमें भी बच्चे सेलेक्ट अच्छे खासे जो मतलब पढ़ने वाले लोग हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक का तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आना है,
शायद इसी वीक या नेक्स्ट वीक तक पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ जाए, तो एक बहुत अच्छा मतलब मैसेज भी आएगा अगर अच्छे उसमें सभी तरीके के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फेयर तरीके से, अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो मान के चलिए कि दूसरा भी आपकी वजह से मोटिवेट होगा, आप लोगों को खुद भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार इस बार हमारे बड़े भाई छोटे भाई ये निकल चुके हैं, अब हमारा नंबर है। तो इसीलिए मैं कह रहा ये अंतिम समय है, एक बार फॉरेस्ट गार्ड पे जी जान से लगा दीजिए, एक हफ्ता बचा हुआ आपका रिवीजन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर अब हम पढ़ना शुरू करें, अब हम ये पढ़े वो पढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। लास्ट वीक बचा है उसको उसी तरीके से डील कीजिए जितना आप लोगों के पास समय बचा है। उसके बाद कमर कसनी आपको 9 अप्रैल के बाद है, आपको वहां पे एक चीज सोचनी है, बैठ के मंथन करना है, चिंतन करना है कि यार एक बार हम अच्छे से पढ़ ही लें क्या। जैसे मैं कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, अंतर्राज्यीय संबंध, क्षेत्रीय परिषद वगैरह, और इसके अलावा जो उसमें एक और टॉपिक था, कौन सा था, अंतर्राज्यीय जल विवाद। वैसे देखो अगर वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना हो सीधे सीधे लिखा देगा आपको कोई भी, अंतर्राज्यीय जल विवाद की अनुच्छेद में, अंतर्राज्यीय परिषद की आर्टिकल में, क्षेत्रीय परिषद कितने मुख्यालय, लेकिन उसको उसी तरीके से उतने ही टाइम में देखो 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो वैसे भी जाती है, 30-35 मिनट अगर हम उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ लें तो हमारे कॉन्सेप्ट में पकड़ हो जाती है, तो उससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए पेपर में वो गलत नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों जैसे पॉलिटी की क्लासेज होगी, अब नेक्स्ट क्लास आपकी हिस्ट्री की आएगी, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा था, माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, माइक भी नहीं आ चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट कल से संडे से आपकी प्रॉपरली वो जो रूटीन बताया है मैंने आपको, 2-2 दिन की क्लासेज, यानी 2 ज्योग्राफी, 2 हिस्ट्री, 2 पॉलिटी, इस तरीके से आपको लेके चलना है। और उससे क्या फायदा होगा, एक तो वेरिएशन आता रहेगा सब्जेक्ट वाइज, आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होता रहेगा कि यार हाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक ही चीज एक ही तरीके से नहीं पढ़ रहे, बोरिंग नहीं है सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। और उसके अलावा घर पे आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, मतलब आप जैसे उत्तराखंड का टॉपिक है, उत्तराखंड का पोर्शन है, आप लोगों को जिला सीरीज कराई हुई है, अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिला सीरीज प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज आपको पढ़ाई है वो पढ़ लीजिए, उत्तराखंड का इतिहास आपको कराया है वो कर लीजिए। इसके बाद हाँ याद रखना, जैसे उत्तराखंड गहन अध्ययन की क्लास भी शुरू हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कल ही पहली वीडियो आए, यानी जो उत्तराखंड पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, उत्तराखंड गहन अध्ययन का फोल्डर बना हुआ है उसको अब आगे को कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। अगर उत्तराखंड इतिहास आप ओल्ड वाले फोल्डर से नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा उत्तराखंड गहन अध्ययन शुरू कर दीजिए। अब वो हो सकता है कल पहली वीडियो आए उत्तराखंड गहन अध्ययन वाली, तो एक बार अच्छे से डीप पढ़ ही लेते हैं, मतलब ऐसा होगा कि एक बार ऐसे पढ़ लेंगे कि हमें फिर कभी भी किसी भी तरीके से उस चीज को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ ये होगा हम अपना रिवाइज करते रहे, उसके संबंधित एक किताबों को पढ़ ले, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, फिर आदमी का सिलेक्शन इजीली हो जाता है। बट हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये भी रहता है क्योंकि हम कभी कभी आधी अधूरी तैयारी करके पेपर में चले जाते हैं। हमें लगता तो है हमने पढ़ा है और समय भी हमने दिया होता है, पर्याप्त समय हम स्टडी को देते हैं, सालों साल हम पढ़ते हैं, नोट्स पे नोट्स हम बनाते हैं, वन लाइनर पे वन लाइनर बनाते हैं, तो उसके बाद जब पेपर आता है, पेपर थोड़ा सा वन लाइनर बेस्ड, थोड़ा सा अपने आप में क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उलझ जाते हैं क्योंकि वो आधी अधूरी तैयारी है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम गलत नहीं करते, बट थोड़ा सा भी अगर घुमाव आ गया क्वेश्चन में हम वहां पे फिर बेहोश हो जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे पूछते रहते सर प्रैक्टिस सेट बताइए, प्रैक्टिस सेट किसके करें। मैं आपसे एक जिंदगी में हमेशा एक याद रखना, एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो या एक ट्रुथ कह सकते हो या एक कड़वा सच कह सकते हो, जो छात्र बिना तैयारी के प्रैक्टिस सेट करता है उसका सिलेक्शन लगभग नामुमकिन है। मान के चलना, ये बहुत कड़वा सच है बच्चों। प्रैक्टिस सेट तब करने चाहिए जब आप एक बार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर लो, उस तैयारी को जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, तैयारी तो करते नहीं, वो क्या करके आते हैं, प्रैक्टिस सेट करके आते हैं और उन क्वेश्चनों को घर पे आके नोट करके रट्टा मार के जाते हैं। इस आधार पर अगर आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होता है तो फिर तो ये एक प्रकार का चमत्कार होगा। ये बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा कड़वा सच मान के चलिए। आप लोग बुरा मत मानना, वो लोग जो तैयारी तो पढ़ते नहीं है लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट के बेस पे एग्जाम में जाते हैं या प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को याद करके पेपर में जाते हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार सभी सब्जेक्ट का अपने सिलेबस के आधार पर स्टडी करनी है। उसके बाद जब एक बार स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसको चेक करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा प्रैक्टिस सेट किए जाते हैं। वो सबसे बढ़िया तरीका रहता है। अब लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ना सर प्रैक्टिस सेट कौन से करें, कहां से करें, क्या करें, मैं कितनी तैयारी की, बोला सर तैयारी साथ साथ चल रही है, हम प्रैक्टिस सेट चाहते हैं। फिर कहां प्रैक्टिस सेट के बेस पे सिलेक्शन हो पाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की। बच्चों लास्ट हफ्ता, एक हफ्ता बचा है, थोड़ा सा अनावश्यक रूप से आप लोग दबाव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपसे बार बार यही हिंट देते आया हूँ कि ये जो पेपर टफ आए या आसान आए, बिल्कुल अपना पेपर को देख के, पेपर को भाप के आपको वहाँ पे ट्राई करना है कि किस तरीके से आप उसको डील करेंगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट ही आपको वो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर अगर ईजी आएगा सबके लिए ईजी होगा, हार्ड होगा सबके लिए हार्ड होगा, बट अपने दिमाग में इस बार पेपर करते समय ये ध्यान में रख के जाना है कि इसमें वो लोग भी बैठे हैं जो कांस्टेबल में सिलेक्ट होने वाले हैं। ध्यान रखना, ठीक है। वो लोग, पेपर तो कोई नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप मान के चलिए जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी पेपर कोई नहीं छोड़ेगा, इतना कंफर्म। अभी देखिए जैसे पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, अगर सपोज अगले हफ्ते आ जाता है, फॉरेस्ट गार्ड से पहले आ जाता है, तब भी देखना कई लोग पेपर देने आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पेपर कोई नहीं छोड़ता है। फिर तो आदमी सोचता है ना मैं ये भी निकालू। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ज्वाइनिंग होने के बाद, कांस्टेबल वगैरह में ज्वाइनिंग होने के बाद कई लोग फॉरेस्ट गार्ड में अगर निकल जाते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आए, ये संभव है। तो आप लोगों को दिमाग में ये भी रखना है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आता है, वो बच्चे अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड में भी हैं तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने वाले भी होंगे, तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनका स्कोर यहाँ भी अच्छा रहने की संभावना है। तो अगर वो नहीं आएंगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है बच्चों। क्यों? 1600 बच्चे कांस्टेबल के, 550 बच्चे पटवारी के, 400-450 बच्चे कनीज सहायक के, कितने हो गए अब लगाओ आप लोग, यानी 2500, यानी लगभग 2500 बच्चे ऐसे हैं जो वही बच्चे वहां बैठने वाले हैं। हाँ, कुछ बच्चे नहीं होंगे जिसका एज फैक्टर होगा, मतलब, लेकिन जो निकलने वाले हैं उसमें से मान के चले इस 2500 में से 2000 बच्चे तो ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड बच्चे बैठेंगे आपके फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में। और वो सिलेक्टेड बच्चे जब आपका फॉरेस्ट गार्ड का फाइनल डीबी वगैरह आएगा तब तक वो ज्वाइन भी कर चुके होंगे, फिर वो डीबी में नहीं आएंगे, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो फिर नीचे आ जाएगी डीबी में। जैसे अगर डीबी के हिसाब से देखो, अगर फाइनल कट ऑफ पहले अगर ऐसी बननी होगी डीबी के बाद 65 मार्क्स, तो वो न जाने के बाद 62-63 भी आ जाएगी, तो 2-3-4 नंबर नीचे कट ऑफ आ जाएगी। तो इस चीज को अपने दिमाग में रख के पूरा का पूरा माइंडसेट करके आपने पेपर में जाना है। और पद पर्याप्त है, 894 पदों पे भर्ती का मतलब इसमें लगभग सब बच्चे जो तैयारी वाले वो निकल जाने चाहिए, क्योंकि एक मास जो होता है बहुत, मतलब पेपर में फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन निकलने और सेलेक्ट होने वाले उतने ही होंगे कौन, जितने पद हैं। इसके अलावा कंपटीशन उसका सिर्फ 1 से 2% बच्चों के बीच होता है। मान के चलिए अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो मान के चलिए उसका मात्र 8 से 10% या 5 से 7% बच्चे ऐसे होंगे जिनके बीच कंपटीशन होता है, जिनके बीच फाइट होती है। अर्थात अगर आप 10% भी अधिकतम मानते हैं तो 10,000 बच्चों से ऊपर आपका कंपटीशन नहीं होता है। वो सिर्फ अनावश्यक भीड़ होती है, क्वालिफाइड होते हैं वो पेपर में चले जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, कई लोगों को गाइडेंस नहीं पता, कई लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है, कैसे पढ़ना, तो पेपर देने चले जाते हैं और लेके आएंगे कोई एक नहीं आती, एक ही किताब होगी, उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, उसी को पढ़ने में लगे, उससे कहाँ सिलेक्शन होता है यार ना। तो ये भी अपने दिमाग में रखना है कि हम इतने पद हैं, इतने पदों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव तो आपको रहना चाहिए, खुश आपको रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 10, 15, 20 पोस्ट के लिए आप लड़ने जा रहे हो, बहुत बढ़िया पोस्ट हैं, 900 पोस्ट के आसपास होना आपके लिए बहुत शुभ संकेत है बच्चों। सही तरीके से भर्ती हो जाए, सही तरीके से पारदर्शी तरीके से फाइनल रिजल्ट तक आप लोग पहुंच जाए, ज्वाइनिंग आपकी हो जाए, तो उससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। और एग्जाम से पहले आपको ये माइंड पे रखना है कि आपके एग्जाम में कौन लोग बैठ रहे हैं, वो लोग भी बैठेंगे जिसका फाइनल सिलेक्शन होगा कहीं और, वो लोग डीबी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हर तरीके से देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के पास एक मैसेज है, एक शुभ संकेत है कि आप लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये आशीर्वाद भी है बच्चों। एक गुरु होने के नाते बार बार मैं आपको गाइड करता हूँ, वो इसी वजह से करता हूँ। कई लोगों को लगता होगा सर ने आज टॉपिक नहीं पढ़ा है, टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि कई लोग इसमें फॉरेस्ट गार्ड वाले, उनको भी लगता है कि सर, क्योंकि अगर मैं अनावश्यक चीजें पढ़ता हूँ आदमी का ध्यान भटक ही जाता है, वो सोचेगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया, सर ने क्या जो पढ़ाया होगा। इसलिए भी थोड़ा थोड़ा मैं क्या करता हूँ, रुक जाता हूँ। उसके बाद 9 अप्रैल के बाद तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हम तो पढ़ेंगे कल भी, ठीक है। तो कल आपकी उत्तराखंड गहन अध्ययन की क्लास आएगी, इस चीज को ध्यान रखना। और उसके अलावा जब हम आरओ की तैयारी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सर्वाधिक फोकस किया जाएगा रीजनिंग वाले पोर्शन पे, करंट अफेयर के पोर्शन पे, साइंस के पोर्शन पे, और इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, सर्वाधिक फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, 1 हफ्ते आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद मान के चलना पेपर आपका अच्छा होगा, बेहतर पेपर होगा, बेहतर परिणाम मिलेंगे। होता ही है यार, बेहतर पढ़ने वाले को बेहतर परिणाम मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जो ये सेलेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, अब जो सिलेक्शन हो रहे हैं, जब रिजल्ट निकलेंगे, इसमें बच्चों इन लोगों ने भी कड़ी तपस्या की है। ये आज के ही नहीं दिखते हैं कि आज ही पढ़ा, आज ही हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के बाद फिजिकल भी होता है क्या फॉरेस्ट गार्ड में?
होता होगा जो भी है, ठीक है। आपका बंदी रक्षक का फिजिकल शुरू हो जाएगा। अब बंदी रक्षक के फिजिकल के लिए भी आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार कांस्टेबल की फिर से भर्ती आएगी, यानी कांस्टेबल की फिर भर्ती आनी, तो बंदी रक्षक के फिजिकल के लिए भी आप धीरे धीरे ट्राई करना शुरू करना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा, आपकी फिजिक भी अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक रूप से सुदृढ़ मजबूत भी आप बनेंगे, शारीरिक रूप से भी बनेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ बंदी रक्षक के फिजिकल को भी फोकस करना है, क्योंकि दरोगा का विज्ञापन भी आएगा, तो उस विज्ञापन के लिए भी आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को, सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की जिसकी है। हम कल मिलते हैं उत्तराखंड गहन अध्ययन की क्लास के साथ, फिर मिलूंगा अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।